Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I'm going to explain you about the topic Environmental Studies BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन। सो इस वीडियो में जो है जून एग्ज़ाम 2022 में जो पेपर आया था, जो इग्नो वालों ने पूछा था एग्ज़ाम में, सो वही ओरिजिनल पेपर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम। नाउ चलिए शुरू करते हैं। BEVAE 181 ये इन सब कोर्सेज़ के लिए ये सब एग्ज़ाम है और यस 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सो सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, OMR सीट में आपको करने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। सो आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है 4 ऑल्टरनेटिव्स में होंगे। वो उन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड अगर आपको जो है ना वाइल डूइंग द पेपर, डू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द होल क्वेश्चन पेपर, गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन वन बाय वन। यू मे कम बैक टू द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस इफ़ यू हैव टाइम एट द एंड। यानी मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा सीक्वेंस से पेपर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करो, दूसरा करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको तीसरा नहीं आ रहा तो उसे स्किप करो, फिर चौथा वन बाय वन करो। फिर जब आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, देन द रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड इट इफ़ यू हैव टाइम। सो मान लो थर्ड क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया था, फिर उसे करो, राइट। यानी जो पहले हो जाए, जो पहले आपको आता है उसे पहले कंप्लीट करो वन बाय वन। जो नहीं आ रहा उसे स्किप करो, देन नेक्स्ट करो। ऐसे करके कह रहे हैं, जिससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो भी अटेंड हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय, यानी जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो वर्ल्ड कमीशन था, इस आयोग की जो है ना अध्यक्षता किसने की थी। सो सिंपल सा आंसर है इसका, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, ग्रो हरलैम ब्रंडलैंड। सो इन्होंने किया था। क्योंकि इनको चेयरपर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ना इन्होंने द कमीशन इज़ फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कमीशन जो है फेमस क्यों था, क्योंकि ये पॉपुलराइज कर रहा था किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर, इनमें से कौन सा डीकम्पोजर का काम करता है। सो दैट इज अर्थवॉर्म डीकम्पोजर का काम करता है। डिकम्पोजर्स क्या होता है, डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करता है। सो एन अर्थवॉर्म एक्ट्स एज ए प्राइमरी डिकम्पोजर इन द सॉइल इकोसिस्टम। जो अर्थवॉर्म रहता है, जो केचुआ होता है, जो आपने देखा होगा मिट्टियों में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो वो एक्ट करता है एज ए प्राइमरी डिकम्पोजर का, वो काम करता है। यह सब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है ना प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है, प्राइमरी एरिया नहीं है। सो सबसे पहला आ गया अपना आंसर जीरो पॉल्यूशन, जहाँ पे जीरो पॉल्यूशन होगा, शून्य प्रदूषण। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटो ये है कि ये जो गरीबी जो हो गया, असमानता हो गया, उन सबको कम करने के लिए जो है ना, जो भी लाइफ साइकिल होता है, जीवन की स्थिति होता है, उनको सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि केवल जो है जीरो पॉल्यूशन पर ही उनका मेन मोटो होता है। नाउ सो द मेन सल्फर रिजर्वोयर इन द सल्फर साइकिल इज प्रेजेंट इन दी, यानी जो सबसे बड़ा सल्फर साइकिल जो है, सल्फर चक्र किसमें निहित है, तो सिंपल है, वो सॉइल है, राइट। नाउ लेवल 4 ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाय, यानी जो लेवल 4 रहता है जो ट्रॉपिक लेवल का, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, ये बताना है हमें। सो इसका आंसर है 4, दैट इज टाइगर। नाउ क्वेश्चन 6, इन द बायोस्फीयर द मेन लैंड कंपोनेंट इज नोन एज, यानी बायोस्फीयर में बोले तो जीव मंडल में, बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, इनमें से जो है कौन जो है बहुत ही ज़्यादा मेन लैंड कंपोनेंट है, यानी मुख्य भूमि भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। सो आपका आंसर है लिथोस्फीयर, बोले तो थल मंडल। सो गाइस अगर आपको ये BEVAE हमारे प्रेम सर के चैनल पे तो आपको मिलेगा ही। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए BEVAE 181 के,
181 के। सो आप मेरे चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BEVAE 181। सो मेरा यूट्यूब हैंडल है @अमर AMAR अमर KUMAR कुमार देन ऑफिशियल 7। यहाँ पे जाके यूट्यूब से जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। चलिए एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। तो सिंपली आप यूट्यूब पे ये सर्च कर सकते हैं AMAR KUMAR OFFICIAL 7 अमर कुमार ऑफिशियल। सो डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो सबसे पहला आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जो कि मेरा है। सो उसमें अभी एक वीडियो डालो मैंने, उसमें है BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2025 पर डिस्कस किया। तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो यस गाइस, सो और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन। यानी अब हमें फूड चेन का टाइप को जो है ना आइडेंटिफाई करना है। सो गोट, नेमाटोड्स, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो इसमें कौन सा फूड चेन फॉलो कर रहा है? फूड चेन इसे फॉलो कर रहा है डेट्रिटस फूड चेन। ऑप्शन नंबर 1। डेट्रिटस फूड चेन को हम हिंदी में कहते हैं अपरद आहार श्रृंखला। यानी डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है एंड इज डिकम्पोज बाय ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोज कर देता है कौन कर देता है? ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब डिकम्पोज कर देता है। नाउ क्वेश्चन 8। द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन यूरोप आफ्टर। यानी जो डिसिप्लिन था जो पब्लिक हेल्थ में, ये एस्टेब्लाइज कब हुआ था यूरोप में? आफ्टर द 1842। द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ emerged as a formal discipline in Europe around the year 1842। राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है द occurrence of dash may take place when sea water in the tropical belt gets heated above 27 degrees Celsius and low pressure areas developed above the water levels। Option 1 rains, and second cyclones, third anticyclone, fourth is tsunami। यानी पूछ रहा है कि समुंदर का जो टेम्परेचर है अगर 27 डिग्री बोले तो 27 डिग्री सेल्सियस से जो है ऊपर हो जाए तो क्या बन सकता है? तो साइक्लोन बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4। यानी जब ट्रॉपिकल सी का जो टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो लो प्रेशर बनता है और इससे जो है साइक्लोन डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन 10। फ्लड्स इन विच 2 कंट्रीज रिजल्ट इन 2/3 ऑफ टोटल डेथ्स कॉज्ड बाय फ्लड्स। यानी फ्लड से जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ किन दो देशों में होता है? सो आंसर इज, इसका आंसर है आई थिंक इसका आंसर है चाइना एंड बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि जो चाइना और बांग्लादेश में जो ना फ्लड जो है बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए फ्लड से होने वाली जो भी डेथ्स भी जो है ना इन दोनों देशों में है सबसे ज़्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी इज। यानी जो सुनामी से बचाव का जो नेचुरल डिफेंस क्या है? सिंपल मैंग्रोव फॉरेस्ट। यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो मैंग्रोव ट्रीज होती है समुद्र के किनारे उगते हैं, इनकी जड़ों का जो है ना नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो सुनामी और जो बड़ी लहर की जो स्पीड जो रहता है उसको कम कर देता है और कोस्टल एरियाज को बचाता है। सो मैंग्रोव ट्रीज जो है वो एक टाइप से नेचुरल वॉल का भी काम करता है। इन MAB प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, MAB स्टैंड फॉर, MAB का फुल फॉर्म क्या है इससे पूछ रहा है। सो MAB का फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर। Yes, man and the biosphere. Option number 3 is the correct answer. Now question number 13. सीड बैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ। यानी जो सीड बैंक जो है किस कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? सो ये सिंपल सी बात है, ये एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स या एनिमल्स को जो है ना उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसे उसके यूज़ को जो है ना एक्स सितु कंजर्वेशन कहते हैं। यानी सीड इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे सीड बैंक हो गया, जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। लिखा है
A wide diversity in species composition indicates that ecosystem is, यानी अगर इकोसिस्टम में जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, हमें ये बताना है. सो likely to be more stable in the long term, very new in existence, very unstable, and species may collapse soon. Unstable but has large number of species. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, likely to be more stable in the long term. क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी ना तो इकोसिस्टम जो है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल रहेगा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है द फॉस्टरिंग टेक्निक हैज़ बीन यूज टू कंजर्व. मतलब जो फॉस्टरिंग टेक्निक है वो किसके कंजर्वेशन के लिए यूज़ हुई है. तो इसका आंसर है आपका वूपिंग क्रेन. क्योंकि जो फॉस्टरिंग टेक्निक पे जो है ना, जो है दूसरे बर्ड्स पेरेंट्स की तरह केयर करते हैं ताकि वूपिंग क्रेन की जो है पॉपुलेशन बढ़ सके. यानी दूसरे बर्ड्स जो है ना एज ए पेरेंट्स की तरह केयर करेंगे. नाउ क्वेश्चन 16. The unattached organism in an aquatic ecosystem which live at the interface of air, water are known as. यानी जो वाटर की सरफेस पर जो रहने वाले जो अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है. सो उनको हम सिंपल सा न्यूस्टॉन कहते हैं. ऑप्शन नंबर 1. अब न्यूस्टॉन क्या होता है? न्यूस्टॉन जो है वो जो है ना छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी की सरफेस पर रहते हैं. यानी जो पानी की जो ऊपर वाली लेयर जो रहते हैं ना उस पर वो रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड. यानी ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम में क्या आता है? सो इसमें आता है आपका एस्चुअरीज एंड मैंग्रोव्स. यानी जहाँ मीठा और खारा पानी मिलता है तो उसे जो है ना उसे ब्रैकिस वाटर कहते हैं. सो ये एस्चुअरीज एंड मैंग्रोव्स में मिलता है. नाउ द एवरेज सैलिनिटी इन सी वाटर इज़ अबाउट 3.5%. याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है. ऑप्शन नंबर 2. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन और हेटेरोट्रॉपिक सिस्टम. यानी कि इनमें से कौन सा जो है ओपन है और हेटेरोट्रॉपिक सिस्टम का एग्जांपल है. तो इसका आंसर है अपना पॉन्ड. यानी जो पॉन्ड जो है ना बाहर से ऑर्गेनिक मैटर लेता है, इसलिए इसे हेटेरोट्रॉपिक ओपन सिस्टम माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीसीज आर प्रेजेंट इन वॉट. किसमें प्रेजेंट है? सो हमें इसका बताना, यानी दुनिया की जो लगभग जो है 50% स्पीसीज जो है कहाँ पाई जाती है. सो इसका आंसर है अपना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 21. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ रिलेटेड टू. यानी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है किससे रिलेटेड है, हमको ये बताना है. सो पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, डाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. सो इसका आंसर है आपका डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स. सो क्योंकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो है ना मतलब है कि एक स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में डिफरेंस होना. यानी सभी ह्यूमंस एक स्पीसीज़ है लेकिन सबका कलर, हाइट और फेस अलग होता है. सो इसमें ये बता रहा है. ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में. पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन्स ऑफ हाई. यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की जो है ख़ास पहचान क्या है. सो ये जो है ना एंडेमिज़म होते हैं. एंडेमिज़म. सो एंडेमिज़म का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक ही एरिया में पाई जाती है, एक ही पर्टिकुलर एरिया, एक ही पर्टिकुलर प्लेस में पाया जाता है. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की ये सबसे बड़ी खासियत उसमें होती है. नाउ क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट ट्रू. यानी कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो सबसे पहला ऑप्शन है द मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. सेकंड इज लैंड्स एंड कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इंडिया, सो हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज. देन थर्ड इज
Vertebrates are the most abundant life forms on Earth. Then fourth is biodiversity hotspot are under constant threat. So the meaning of this question, the answer of this question is option number 3. That is vertebrates are the most abundant life forms on Earth. क्यों समझो ये स्टेटमेंट जो है ना बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अर्थ पर जो है ना इनवर्टब्रेट्स यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है रेवाइन इज फॉर्म्ड ड्यू टू, यानी जो रेवाइन रहता है, रेवाइन बोले तो गहरी खाई, जो गहरी खाई जो है किस वजह से बनती है हमें ये बताना है। सो ये बनता है, सो ये जो है अपना सॉइल इरोजन से बनता है, ऑप्शन नंबर 3, यानी लगातार पानी से जो मिट्टी का कटना, दैट इज सॉइल इरोजन। सो इससे रिवाइन बनता है। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है फिनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, यानी जो वेस्ट वाटर के जो छोटे पार्टिकल्स है उसको नीचे बिठाने के लिए क्या यूज़ होता है। तो उसमें यूज़ होता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा जो है छोटे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़कर नीचे बैठने में हेल्प करता है। सो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा एक बात के लिए, क्योंकि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे एरिया में जो है जो रोड का जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी रोड को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं तो अभी रोड को तोड़ रहे हैं, उसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो मैं बिल्कुल साइड में ऐसे एरिया में आके बैठूँ जहाँ पे आवाज़ बहुत कम आए, फिर भी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा, पर आपका एग्ज़ाम है तो वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, यानी पूरे ग्लोबली जो है ना फ्रेश वाटर का कितना परसेंट लिक्विड जो है फॉर्म में अवेलेबल है। सो इट्स आंसर इज़ 5% ओनली अवेलेबल, यानी दुनिया के जो है ना फ्रेश वाटर का जो है ना सिर्फ 5% ही जो है ना लिक्विड फॉर्म में आसानी से अवेलेबल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर, यानी इनमें से कौन सा जो है जो मैन्योर के एडिशन में अचीव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव बाय एडिशन ऑफ मैन्योर, इनमें यानी मैन्योर ऐड करने के बाद इनमें से क्या चीज़ अचीव नहीं होगा। सो ये बताना है। तो ऑप्शन 1 है इम्प्रूव्ड कोहेसिवनेस ऑफ सॉइल, देन इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन, कैपेसिटी डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी एंड अ मोर स्टेबल एग्रेसिव स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ नॉन कन्वेंशनल, यानी इनमें से कौन सा सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ बायोमास। सो बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज़ द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल, यानी इनमें से कौन सा जो है हाइस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल का। सो बॉम्बे हाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। सो इसे पूछ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो है पर कैपिटा एनर्जी डिमांड जो है किस सेक्टर में कम होती है। सो इसका आंसर है रेजिडेंशियल सेक्टर में, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो है एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए रेजिडेंशियल सेक्टर में जो है ना पर पर्सन एनर्जी डिमांड कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 में पूछ रहा है स्लज गैस लार्जली कंजिस्ट ऑफ, यानी जो स्लज गैस जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। सो उसमें सबसे ज़्यादा होता है मीथेन, यानी स्लज गैस जो है वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनती है और इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है। ना इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन कौन से ईयर एस्टेब्लाइज हुआ था IPCC, ये हुआ था 1988 में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कौन सा एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल इनमें से नहीं है। CFC एसिड जो रहता है क्लोरोकार्बन। सो ये एसिड जो है रेन नहीं करते, ये ओजोन लेयर को जो है ना डैमेज करते हैं। एसिड रेन का मेन रीज़न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। Now question number 34. Which of the following is not a part of 8 national mission for climate change, यानी इनमें से जो है कौन सा जो है 8 नेशनल कमीशन जो क्लाइमेट चेंज का जो है वो पार्ट नहीं था। सो आपको ये बताना है। सो इसका आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी भूखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है बेजल कन्वेंशन। बेजल कन्वेंशन इज लार्जली रिलेटेड टू, यानी जो बेजल कन्वेंशन है ये लार्जली जो है किस चीज़ से रिलेटेड होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। जो जोखिम भरे अपशिष्टों के प्रबंधन जो रहता है ना उसमें आता है। ऐसा क्यों, ये समझो। क्योंकि जो बेसल कन्वेंशन का जो पर्पज़ जो है हैजार्डस बोले सो डेंजरस वेस्ट को जो है ना मैनेजमेंट और कंट्रीज़ के बीच जो है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का जो मेन फंक्शन क्या होता है। इनका मेन ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। इसका मेन मकसद होता है इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस, यानी एनजीटी का काम एनवायरनमेंट से जुड़े केसेस का जल्दी और सही फैसला करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन, यानी जो है जो द एयर प्रिवेंशन, यानी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो ये बनाया गया था द एयर एक्ट, ये कब हुआ था अमेंड, ये हुआ था आपका 1987 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 विच टॉक्सिक गैस वॉज रिलीज फ्रॉम केमिकल प्लांट ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज़ हुआ था। उसमें रिलीज़ हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट का काम करता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कॉजिंग हार्म टू एक्वाटिक लाइफ। सो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन कम होने का जो है मेन रीज़न क्या होता है, राइट। सो इसका आंसर है ह्यूमन सीवेज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो ह्यूमन सीवेज में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जो पानी की ऑक्सीजन को जो है ना कंज्यूम कर लेता है, इससे एक्वाटिक लाइफ को नुकसान होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, हमें ये बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 41 वट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। सो इसका आंसर है अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ऑप्शन नंबर 2। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत डेंजरस होता है, इसलिए जो है ना इसे ज़मीन के अंदर जो है ना अंडरग्राउंड डिस्पोजल में सेफली स्टोर किया जाता है। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है मेथड नहीं है ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंडीशनिंग बोले तो अनुकूलन। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। सो यानी जो एनवायरनमेंट के लिए जो है नई एथिक्स की ज़रूरत का क्या, नई एथिक्स की ज़रूरत का फैक्टर कौन सा नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चेंजिंग फूड हैबिट्स। सो ये है क्वेश्चन नंबर 43 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ एथिक्स फॉर द एनवायरनमेंट, यानी चेंजिंग फूड हैबिट्स नहीं है इसमें, यानी फूड हैबिट्स बदलना एनवायरनमेंट एथिक्स के नए रूल्स बनाने का मेन रीज़न नहीं माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, यानी फॉरेस्ट के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है इट प्रोटेक्ट्स वाटर सेट्स एंड एंश्योर्स पेरेनियल सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। सो यस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 45। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी इनमें से कौन सा जो है डिफॉरेस्टेशन का कॉज नहीं है, डिफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 सही है राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इंडिया को इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड्स के लिए कितना फॉरेस्ट एरिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 इंडिया नीड्स अबाउट डैश % ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट
द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। सो इसका आंसर है आपका 33%। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग animals excretes very concentrated urine, यानी जो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सरेट्स वेरी कंसनट्रेट यूरिन, यानी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट यूरिन करता है, इनमें से एक्सक्रेट करता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैमल। कैमल बेसिकली जो कैमल जो है ना डेजर्ट में सर्वाइव करता है। सो वेरी कंसनट्रेट यूरिन एक्सक्रीट होता है, यानी कैमल जो है बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन निकालता है, जिससे बॉडी का पानी बचता है और डेजर्ट में जो है सर्वाइव कर पाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द एटीट्यूड विच असाइन सिग्निफिकेंटली ग्रेटर वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स दैन एनी अदर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि ह्यूमंस का जो है ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली सोच क्या कहलाती है, वो है आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब है इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट माना और बाकी जीवों से ऊपर रखना होता है, रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ENVIS सेंटर, इनमें से कौन सा जो है ENVIS सेंटर नहीं है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। सो ये एक फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन ENVIS सेंटर नहीं है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, MPN टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, यानी MPN टेस्ट जो है किस लिए डिटेक्ट किया जाता है। सो ई कोली के लिए। सो MPN टेस्ट जो है पानी में ई कोली बैक्टीरिया डिटेक्ट करता है। अगर ई कोली मिलता है तो इसका मतलब पानी जो है कंटामिनेटेड हो सकता है, यानी बैक्टीरिया कुछ ई कोली रहता है, ई कोली बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना क्वेश्चन होता है ऑल 50 क्वेश्चन ख़त्म होता है। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बाहर रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट स्टिल आई एम शूटिंग वीडियो फॉर यू गाइस, तो जस्ट टू गेट, जिससे आप जो है अपने एग्ज़ाम में जो है और अच्छा दे पाओ। सो यस गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और इसके और BEVAE 181 के और भी नई वीडियोस आते रहेंगे। सो यस गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।